ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वीडियो चालू है ना? हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर। ठीक है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर हम लोग जो शुरुआत करेंगे, ये हम लोगों को जो शुरुआत करनी है वो हम लोग करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन से। ठीक है, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है हमारे पास में, विच इज नोन एज आईएनसी, मतलब इसको शॉर्टकट में आईएनसी बोलते हैं। आई फॉर इंडियन, एन फॉर नेशनल और सी फॉर कांग्रेस। ठीक है ना। इसकी जो स्थापना है वो कब करी गई थी? तो ये करी गई थी आपके पास में 1885 में। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है ना, वो एक तरीके से मतलब इसकी स्थापना हुई थी, इसका मेन रीजन यही था कि ये एक तरीके से मीडिएटर थी। मीडिएटर किसके बीच में? तो मीडिएटर थी जनता के बीच में और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में। तो इसका काम क्या था कि मतलब ये मतलब जो भी इंफॉर्मेशन होती थी ना, मतलब जैसे जनता की जो डिमांड होती थी उसको गवर्नमेंट तक पहुंचाने का काम करती थी, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी जवाब आता था उसको हम लोगों को तो मतलब जो भी इंडियन जो पब्लिक थे, इंडियन सिटीजन थे, उनके पास पहुंचाती थी। तो इसके अंदर बेसिकली क्या था, उस वक्त के जो पढ़े लिखे कुछ मतलब कि जो मेन लीडर्स वगैरह थे, एक तरीके से लीडर बोल सकते हो उनको, वैसे मतलब उस वक्त वो लीडर नहीं थे, मतलब डेलीगेट्स बोल सकते हो। तो ये जो बंदे थे अराउंड 72 के करीब हमारे पास में जो पेपर्स थे, इन्होंने क्या करा, एक कमेटी बनाई जिसका नाम रखा इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस, और जिसकी स्थापना 1885 में करी अंडर द लीडरशिप ऑफ द डब्ल्यू सी बनर्जी। एंड डब्ल्यू का जिसमें फुल फॉर्म है वो है व्योमकेश चंद्र बनर्जी। ठीक है ना। इसके अलावा जो इसमें एक मतलब जिन्होंने इसको सपोर्ट किया था थ्रू द हेल्प ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इसमें हमारे पास में एक बंदा था जिसका नाम था एओ ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो इस बंदे ने इसमें क्या करा था, इसने मतलब इसमें हेल्प की थी टू फॉर्म द इंडियन नेशनल कांग्रेस एज अ एक मतलब कि एक ऐसी पर्टिकुलर टीम जो कि मतलब कि रजिस्टर्ड हो सके। तो इन्होंने क्या करा था कि इन्होंने इसकी मतलब स्थापना करवाने में पूरी पूरी हेल्प करवाई थी। और ये कौन थे? तो ये एक रिटायर्ड सिविल सर्विस वाले मतलब कि पर्सन थे, जिन्होंने क्या करा हुआ था कि मतलब कि इसकी स्थापना, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसकी स्थापना में पूरा का पूरा रोल निभाया हुआ था। तो अब बात करते हैं कि भाई स्थापना तो हो गई हमारे पास में, उसके बाद में क्या करा गया था? उसके बाद में इन्होंने क्या करा था कि एक मतलब सबसे पहले एक बैठक बनाई थी। बैठक जो बनाई थी इन्होंने, उसके अंदर क्या किया हुआ था, ये जो 72 डेलीगेट्स थे, 72 के करीब जो डेलीगेट्स हमारे पास में थे, तो इन डेलीगेट्स ने क्या करा था इसमें, वो पार्टनरशिप मतलब पहली वाली जो बैठक है उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ था। और इसकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी आपके पास में रखालदास संस्कृत कॉलेज विच इज प्रेजेंट इन बॉम्बे, मतलब जो बॉम्बे में उस वक्त भी स्थापित था, तो विच वॉज प्रेजेंट इन बॉम्बे। ठीक है, तो बॉम्बे में इसकी मतलब कि पहली बैठक हुई थी। ठीक है ना। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से जो पूछे वाले सवाल हैं वो यही है हमारे पास में। ठीक है, इसके बाद में देखो बीच में कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई ऐसा डिस्कशन नहीं हुआ था जिसको कि हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक में मतलब कि इंक्लूड करें, या फिर किसी भी और तरीके से उसको मतलब कि मतलब उतना ज्यादा ध्यान दिया जा सके। ठीक है ना। तो उसके बाद में क्या हुआ था, बीच में सब कुछ मतलब नॉर्मल चलता रहा। क्या हुआ कि मतलब जो इंडियन रेवोल्यूशनरीज जो थे, उनको कब मतलब ये महसूस हुआ कि मतलब हाँ भाई मतलब हमें अब किसी भी तरीके से आंदोलन वगैरह छेड़ देना चाहिए, या किसी तरीके से कोई भी मतलब जिसकी प्रॉब्लम्स होती है ना, देखो किसी भी चीज की जो जड़ होती है, जैसे रिवॉल्यूशनरीज होते हैं जो क्रांतिकारी थे, उनको क्रांति करने का मौका कब मिला हाथ में? उनको तब मिला जब उनको कोई प्रॉब्लम्स आनी शुरू हुई। कभी भी देखो इंसान जो है ना, वो अपने मतलब के नॉर्मल वाली जो कंडीशंस होती हैं उनके ऊपर कभी भी टेंशन नहीं खाता और उसके खिलाफ वो कोई बात नहीं करता। मगर जब उसको जब परेशानी होती है किसी भी चीज से, चाहे वो आप मतलब देखो पहले के समय में अगर आप देख लो, तो चाहे वैदिक सभ्यता से ले लो, तो वैदिक सभ्यता में भी इंसान जो थे ना, वो कैसे थे? वो जनपद वाली फॉर्म में रहते थे। जन से वो जनपद में अपने आप को लेके आए थे। उसके बाद में उन्होंने धर्म वगैरह बनाना शुरू किया था। क्यों करा था? देखो जब भी इनसिक्योरिटीज फील होती है ना, तो वो सिक्योरिटी की तरफ भागते हैं। ठीक है, तो जैसे मतलब कि जो भी उच्च दर्जे के लोग थे उस समय में, उन्होंने अपने आप को ब्राह्मण जैसे घोषित किया हुआ था।
तो उस तरीके से रिलेटेड वाली बातें जैसे थी, मतलब कभी भी इंसान का चाहे पहले का रहा हो या अभी का रहा हो, तो मतलब क्रांति वगैरह कब आती है, जब वहां पे हमको है ना मतलब वो उस एनवायरनमेंट में थोड़ी घुटन महसूस होती है या फिर हमको किसी भी तरीके से परेशानी मौजूद मतलब मिलती है। तो देखो इसमें स्टार्टिंग जो हुई थी परेशानी की, वो परेशानी 1885 से लेकर के आगे तक है ना लगभग सामान्य चलते रहे। बट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट, उसके बाद में बस देखो क्या हुआ था, लगभग 1905 के करीब की बात है। 1905 1905 के बारे में बात हो रही है। तो 1905 के बाद में क्या हुआ, एक वॉइस रॉय हुआ करता था जिसका नाम था उस वक्त में लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन, तो कर्जन से आप कर्ज की फॉर्म में आप याद रख सकते हो, मतलब कि वो काटने के लिए मतलब होता है, कर्ज इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर द कटिंग। तो लॉर्ड कर्जन ने क्या किया था, इस बंदे ने क्या किया था, पार्टीशन कर दिया था। पार्टीशन किसका किया था, बंगाल का पार्टीशन किया था। तो बंगाल का पार्टीशन क्यों किया हुआ था, उसने जो तर्क दिया था उसके मतलब के बिहाफ पे, वो ये बोला था कि मतलब कि भाई पार्टीशन ऑफ द बंगाल इज कंसिडर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। तो मतलब उसने बोला था कि मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन में हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ रहा है, हमें बंगाल का पार्टीशन करना पड़ रहा है, बिकॉज बंगाल उस वक्त में ना बहुत तगड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी। मतलब एक बहुत बड़ा एक क्षेत्र था जिसको अकेले लीडरशिप में लेके आ पाना उस वक्त के वायसराय के लिए थोड़ा दिक्कत देता था, ये उनका तर्क था। वैसे एक्चुअली में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उन्होंने एक तरीके से कम्युनलिज्म की शुरुआत कर दी थी। कम्युनलिज्म की शुरुआत का मतलब इन द सेंस कि उन्होंने देखा था कि ईस्ट पाकिस्तान जो है हमारे पास में एरिया पड़ता है ना, तो ईस्ट पाकिस्तान जो है हमारे पास में उस वक्त में मुस्लिम आबादी जो थी वो बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने क्या करा था कि जो ईस्ट पाकिस्तान के अंदर से मुस्लिम आबादी को हिंदू जो पॉपुलेशन थी उससे पृथक करने के लिए, उनसे उनकी दूरी बढ़ा देने के लिए उन्होंने क्या होता है उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डिवाइड कर दिया था इनटू द टू पार्टीशंस, ठीक है ना। जिसमें से एक को बोला गया था मतलब हमारे पास में ईस्ट पाकिस्तान, एक को बोला गया था वेस्ट पाकिस्तान, जिसमें से सॉरी ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल, जिसमें से ईस्ट बंगाल जो है आगे चल के बांग्लादेश बनता है और वेस्ट बंगाल जो है वो आज के डेट में भी आपका वेस्ट बंगाल है, ठीक है ना। और उस वक्त की सबसे बड़ी बात, एक और बात बता देते हैं, उस वक्त की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी थी उसके अंदर कैपिटल जो था ना हमारे पास में पूरे इंडिया का जो कैपिटल था वो भी बंगाल था। और बंगाल जो था हमारे पास में इसको एज अ कैपिटल से हटा दिया गया था इन 1911, जिसमें जॉर्ज पंचम, जॉर्ज फिफ्थ वाला जो पर्सन था, जो मतलब वहां का प्रिंस था ब्रिटेन का, वो आया हुआ था दिल्ली। और उसने ही इंडिया गेट वगैरह की भी जब बात होती है ना कि इंडिया गेट वगैरह कब बनाया गया था वगैरह, तो उसी वक्त की बात हो रही है दौर की। ये सब भी क्वेश्चन आपके पास में बनते हैं। तो 1911 में इसकी घोषणा की गई थी और 1912 के अंदर इसको घोषित कर दिया गया था कि भैया बंगाल का जो है ना वो कैपिटल, एज अ कैपिटल जो बंगाल था वो शिफ्ट कर दिया गया है टू द दिल्ली, ठीक है ना। तो दिल्ली को उसके बाद में कैपिटल बना दिया गया था 1912 के अंदर। देखो पार्टीशन तो बीच बीच में होते रहे हैं, हर बार पार्टीशन होते हैं, जैसे 1905 में बंगाल का था, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाकी देखो पार्टीशन इसके बीच में भी कई सारे हुए हैं, जैसे 1912 को देख लो, तो 1912 में हमारे पास में दिल्ली बना। 1900 आप 36 को देख लो, उड़ीसा का पार्टीशन हो गया था। 1924 में देख लो बिहार का पार्टीशन हो गया था। मतलब पार्टीशन हमारे पास में कई सारे चलते ही रहते हैं। क्या होता है कि इंडिया के अंदर जब भी मतलब जब ये इंडिया पहले था, मतलब आजादी से पहले का, तो यूपी हमारे पास में उस वक्त भी यूनाइटेड प्रोविंस बोला जाता था। तो अगर आपको पता है तो यूनाइटेड प्रोविंस भी पहले एक बहुत बड़ा हिस्सा हुआ करता था, उसको भी तोड़ तोड़ के उसके अंदर से कई सारी चीजें निकाली गई हैं। जैसे आप बंगाल देख रहे हो, तो बंगाल सीरियसली वैसे उस तरीके का नहीं था जैसा आप अभी देखते हो। उस वक्त का जो बंगाल था ना वो एक्चुअली में बांग्लादेश पूरा का पूरा, उड़ीसा, बिहार का पूरा हिस्सा, झारखंड का मोस्टली 90% तक का हिस्सा, वो सारा का सारा इसी के अंदर इंक्लूडेड था। मतलब बंगाल एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी, मतलब बहुत ही बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ करती थी। मगर क्या हुआ कि उसको तोड़ दिया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द जाति और धर्म के बेसिस पे, ठीक है। तो 1905 में मतलब कुछ इस तरीके से हुआ। अब देखो कम्युनलिज्म की शुरुआत हो चुकी थी, तो दैट सेट क्या हुआ था, इसकी वजह से क्या होना शुरू हो गया था, इसकी वजह से हमारे पास में एक नई प्रॉब्लम, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो प्रॉब्लम ही बोलोगे, कि वो जनरेट हो चुकी थी इंडिया के अंदर। क्या हो चुकी थी, कम्युनलिज्म की। मतलब इसमें क्या हुआ था कि जो आगा खान, सलीमुल्लाह खान, इन सब की प्रेजेंस में, इन सब की लीडरशिप के अंडर में क्या हुआ था, एक लीग की स्थापना हुई जिसका नाम था मुस्लिम लीग। और इन्होंने क्या करा कि इन्होंने मुस्लिम्स जो थे उनके हक में या उनके लीडरशिप के तौर पे अपने आप को मतलब रिप्रेजेंट किया कि मतलब हाँ भी हम लोग जो है वो मुस्लिम लीडर्स हैं। और देन उन्होंने मुस्लिम्स के हक में कुछ स्पेशल फैसले लेने की शुरुआत करनी शुरू कर दी थी।
तो उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि वो ये बोलते थे कि भैया हमको अपनी अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज चाहिए, अपना अलग अधिकार क्षेत्र चाहिए, जिसके अंदर हम लोगों को क्या करना है कि हम अपने अकॉर्डिंगली चुनाव लड़ेंगे, उसके अंदर हम अपने अकॉर्डिंगली अपना कैंडिडेट खड़ा करेंगे और उसी के हिसाब से मतलब सब कुछ करेंगे। तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो चुकी थी, क्योंकि इंडिया में जो है ना उस वक्त शुरुआत हो चुकी थी एक फूट डलने की। और जब फूट डलना शुरू होता है किसी भी चीज में, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वहां के जो मेन लीडर्स होते हैं, जो उस पर्टिकुलर चीज के, उस पर्टिकुलर एजेंसी के, उस पर्टिकुलर देश के, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, किसी भी चीज के आप लीडर बोल सकते हो, जो बेस्ट लीडर होते हैं वो सब टेंशन में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारे अंदर टूट पड़ चुकी है। तो उसमें क्या हुआ था कि जो आईएनसी है ना, इसके अंदर से एक नया ग्रुप निकल के आया था जिसका नाम दिया गया मुस्लिम लीग। और इसी का नतीजा ये हुआ कि आगे चल के अगले ही साल वहां पे सूरत स्प्लिट नाम की एक और चीज आई सामने। क्योंकि देखो, कम्युनलिज्म के नाम पे तो एक चीज टूट पड़ी थी कि मतलब मुस्लिम लीग अलग हट गई थी, जिसकी वजह से जो ज्यादातर मुस्लिम जो समर्थक थे, जो मुस्लिम लीडर्स थे, वो सब मुस्लिम लीग में जा चुके थे। बट वट अबाउट द रिमेनिंग ऑफ द आईएनसीज, जो जितने भी आईएनसी वाले लीडर बचे हुए थे, उनमें भी फूट के एक कारण आ गया था। कैसा कारण था वो कारण ये था कि वहां पे भी एक बात की गहमा गहमी बहुत बढ़ चुकी थी कि हाँ भाई, अगर हम लोग इसी तरीके से प्यार से गवर्नमेंट से अगर मांगते रहेंगे कि हाँ भाई हमको स्वराज दो, तो ये हमको बहुत दिक्कत देगा। और एक्चुअली जब ये समय की बात हो रही है, तो इस वक्त में वैसे भी हमारे पास में स्वराज की मांग तो उठ ही नहीं थी, मगर हाँ इसको थोड़ा सा प्रचलन में ला दिया गया था बाय द बाल गंगाधर तिलक। और इसको वैसे उतना ज्यादा उजागर नहीं किया गया था, क्योंकि उस वक्त उतना ध्यान दिया भी नहीं गया था इसमें। तो इस वक्त जो बात उठी थी वैसे मेनली वो होती थी द्वैध शासन की। द्वैध शासन का मतलब ये होता है बेसिकली, द्वैध मतलब ड्यूअल, ड्यूअल गवर्नमेंट का कंसेप्ट उठाया गया था। और ड्यूअल गवर्नमेंट का मतलब ये था कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स को बोला गया था कि हाँ आप ये वाला एक अपना पर्टिकुलर एरिया संभालिए। और वो पर्टिकुलर एरिया क्या था? जैसे लेजिस्लेचर, ठीक है ना, वो खासकर उसको बोला गया था। उसके अलावा एग्जीक्यूशन भी मोस्टली हमारे पास में मतलब जो था वो उन्हीं के पास में रखा गया था। जो इकलौता चीज पहले डिमांड में की गई थी इनके द्वारा, इंडियंस के द्वारा, वो की गई थी कि हाँ भाई हमें जुडिशरी दे दो। अब आप जानते हो किसी भी गवर्नमेंट के मेनली 3 ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट रन करती है। पहला होता है आपका लेजिस्लेचर, विच इज विधायिका वाली फॉर्म में आप बोल सकते हो, जो कि मतलब कि कोई भी नियम कानून बनाएगी। एक होता है एग्जीक्यूटिव, जो भी उस कानून को पर्टिकुलर जो कानून बनाए जा रहे हैं बाय द लेजिस्लेचर, बाय द विधायिका, उसको फॉलो करवाएगी। और एक होता है जुडिशरी, जो कि मतलब कि जो न्यायिका ने फैसला बनाया था, सॉरी विधायिका ने जो फैसला बनाया था उसको एग्जीक्यूट करवाने वाले लोगों के द्वारा उनका मतलब बोला जाता है कि हाँ भाई ये जो पर्टिकुलर पर्सन है वो उसकी अवहेलना कर रहा है। अवहेलना का मतलब होता है कि हाँ ये उस चीज को नहीं मान रहा है। तो उस चीज को मतलब कि क्या करा जाता है कि वहां पे जुडिशरी उस पर्टिकुलर चीज के लिए उसको सजा देती है। तो क्या करा गया था, जुडिशरी का जो पर्पस था ना वो तो इंडियंस को दे दिया गया था, मगर उसके बाद में क्या करा गया था, बाकी दोनों के दोनों जो चीजें थी वो ब्रिटिश वालों ने अपने पास रखी थी। अब देखो इसमें भी एक पंगा था, ब्रिटिशर बहुत तेज थे इस मामले में, क्योंकि उन्होंने जुडिशरी का जो कंसेप्ट दे दिया था इंडिया वालों को। इसमें प्रॉब्लम इंडियंस को ही थी, क्योंकि देखो इंडियंस ही इंडियंस को सजा सुनाते थे। अगर नहीं सुनाएंगे तो देखो इंडिया का ही माहौल खराब होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या था, एक तरीके से मतलब यहाँ पे फिर से वोट वाली बात होने लग गई। इसके बाद में देखो, इसके बाद में क्या होने लग गया, 1909 आया, तो इसमें मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स आने शुरू हुए। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स ने पहली बार एक तरीके से कम्युनलिज्म अवार्ड्स वगैरह की या फिर कम्युनलिज्म वोटिंग की शुरुआत कर दी थी। 1909 आने में क्या हुआ था कि यहाँ पे मॉर्ले मिंटो, जो मॉर्ले और मिंटो, देखो मिंटो जो है बेसिकली हमारे पास में कौन थे, ये वॉइस रॉय, और मॉर्ले कौन थे, ये सेक्रेटरी थे ऑफ द स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट। अब देखो स्टेट का मतलब मैं आपको बता देना चाहूंगा कि स्टेट बेसिकली किसी भी एक पर्टिकुलर करंट कंट्री को बोला जाता है। तो मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स में ये बोला गया था कि हाँ भाई अब से जो है ना कम्युनल इलेक्शंस होंगे। कम्युनल इलेक्शंस का मतलब ये था कि एक पर्टिकुलर क्षेत्र ऐसा बोल दिया गया था जिसके अंदर मुस्लिम्स जो थे वही रिप्रेजेंट भी करेंगे, जहां पे मतलब कि मुस्लिम्स की आबादी ज्यादा है, और वोटिंग करने का हकदार भी कौन होंगे, सिर्फ वही जो कि मतलब कि नॉन हिंदूज होंगे। दैट मीन्स मुस्लिम्स मतलब मोस्टली मतलब रखे गए थे, उसमें और किसी भी अन्य जाति को मतलब उतना उल्लेख नहीं किया गया था। क्योंकि देखो अन्य जो जातियां थी, जैसे हम चाहे तो जैन बोल लें, बुद्धिज्म बोल लें, तो ये वैसे भी उतना अस्तित्व में नहीं थे, उस परसेंटेज में नहीं थे, 1% 2% से मान्यता वैसे भी नहीं रहती थी इनकी, ठीक है ना। तो मतलब बस नॉन हिंदूज बोला गया था।
तो उसके बेसिस पे कम्युनलिज्म की शुरुआत हुई थी, जिसमें सबसे मोस्टली वैसे मतलब कि मुस्लिम्स वोटर्स और मुस्लिम्स लीडरशिप में सबसे ज्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद में 1911 की बात होती है। तो 1911 के अंदर से क्वेश्चन जो बनते हैं वो आपके पास में यही बन सकते हैं कि हाँ भाई जो मतलब कि हमारे पास में दिल्ली का अंदर बंगाल का जो पार्टीशन, मतलब जो बंगाल का जो पार्टीशन था ना, उसके खिलाफ जो एग्रेशन था, उस एग्रेशन को खत्म करने के लिए क्या किया गया था, कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया था और बोला गया था कि हाँ भाई हम बंगाल का पार्टीशन को वापस लेते हैं। तो ये बंगाल का जो पार्टीशन है वो वापस लिया गया या नहीं लिया गया, इसका तो एक अलग अलग कंसेप्ट हम बाद में भी सीखेंगे। बट उन्होंने क्या करा था, सबसे पहले दिल्ली शिफ्ट कर दिया था एज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके बाद में 1911 में घोषणा की गई, 1912 में इसको ट्रांसफर भी कर दिया गया था। इसके बाद में आपके पास जो क्वेश्चन बनते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट ये बनता है कि मतलब कि हाँ भाई महात्मा गांधी जो है इंडिया में कब आए थे। तो महात्मा गांधी जो है वो इंडिया में आए थे 1915 के अंदर, और वो इंडिया में आए थे वापस कैसे, देखो बैरिस्टर की वो डिग्री लेने गए थे साउथ अफ्रीका, वहां पे उन्होंने एक बहुत ही फेमस आंदोलन किया था जिसका नाम था सत्याग्रह। और उसके बाद में वो वहां से यहाँ पे आए थे। आते के साथ उन्होंने क्या करा, उन्होंने सबसे पहले एक 1.5 साल के करीब पूरा इंडिया का भ्रमण किया, पूरा इंडिया घूमा। और इंडिया में घूमने के बाद में उन्होंने बोला कि भाई देखो, उनको किसी ने सजेशन भी दिया था। तो उनका सजेशन जो था वो ये था कि अगर आपको यहाँ पे मतलब कि किसी भी तरीके से मतलब कि लोगों के अंदर लीडरशिप अपनी लानी है, मतलब कि एज अ लीडर अपने आप को शो करना है, तो आपको एक पॉलिटिकल लीडर भी मतलब एज अ गुरु चाहिए। तो उन्होंने अपना गुरु जो था वो गोपाल कृष्ण गोखले को एज अ मतलब कि अपना मतलब गुरु चयन किया था, और उनसे ही उन्होंने इस बात की दीक्षा ली। तो उन्होंने सबसे जो गुरु थे उनके, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने सबसे पहले बोला कि देखो, अगर आप इंडिया के लोगों का भी मतलब भला करना चाहते हो और एज अ रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे काम करना चाहते हो, तो सबसे पहला काम आपका ये है कि आप भारत को पहले अंदर से पहचानो। तो इसीलिए गांधी ने सबसे पहले जो था वो 1.5 साल के आसपास सिर्फ विजिट किया, हर जगह पे उन्होंने विजिट किया, हर जगह पे जाके लोगों से मिले और सब तरीके के जो हर समुदाय, हर जाति, हर धर्म के लोगों से मिले, और उसके बाद में हर तरीके की जो प्रॉब्लम्स होती थी उनको महसूस अंदर तक से करने की कोशिश की। जिसके बाद में बेसिकली क्या हुआ कि इसी के बीच में दौरान में एक बार 1917 के अंदर इनके मुलाकात होती है राजकुमार शुक्ला से। और राजकुमार शुक्ला जो है वो लेके आते हैं अपनी एक प्रॉब्लम। 1917 की बात हो रही है, 1917 में राजकुमार शुक्ला से मुलाकात होती है, जिसमें इनका जो बेतिया गांव की तरफ में एक मतलब पर्टिकुलर गांव था इनका चंपारण, बेतिया जिला था इनका, और वहां पे एक गांव था चंपारण, जिसके अंदर बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि इनके पास में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, क्योंकि वहां पे जो गवर्नमेंट जो थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, उन्होंने वहां पे 3 कठिया सिस्टम लगा रखा था। 3 कठिया सिस्टम एक्चुअली में ये होता है कि जो 3/20 मतलब 20 में से 3 हिस्सा ऑफ द फर्टाइल लैंड, मतलब जो उपजाऊ जमीन होती थी, उसके अंदर अफीम की खेती करवाई जाती थी इनसे, सॉरी नील की खेती करवाई जाती थी। और नील की खेती जो होती थी ना, एक्चुअली प्रॉब्लम ये क्रिएट करती थी कि नील की खेती की जो जड़ें होती थी ना वो बहुत ही ज्यादा लंबी होती थी, जिसकी वजह से क्या होता था, वो आसपास की जो जमीन होती थी उसके अंदर भी फैल जाती थी, और वहां से जो उपजाऊ जमीन के न्यूट्रिएंट्स होती थी, जो भी उसका मतलब कि खनिज होते थे प्यारे प्यारे वाले, उनको चुरा लिया करते थे। एक तरीके से मतलब जैसे जड़ होते हैं, देखो एक होता है, अगर आप साइंस वगैरह का लेक्चर पढ़ते हो तो उसमें क्रीपर्स होते हैं। क्रीपर्स का मतलब होते हैं जो बेल या लताएं वाली चीजें होती हैं। अगर उनको किसी भी, जैसे मान लो लेट अस सपोज ये पेड़ है हमारे पास में, इस पेड़ के चारों तरफ अगर लताओं को जकड़ दिया जाए, तो ये जो लताएं होती हैं ये खाना जड़ के अलावा भी सबसे ज्यादा खाना यहां से चुराती हैं, इनके तनों से। तो क्रीपर्स के तौर पे एक तरीके से इन्होंने काम करना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे भी हमारे पास में वही होता, नील की जो खेती थी उसके जो पौधे होते थे वो जमीन की सारी की सारी उपजाऊ चीजें जो होती थी ना, उपजाऊपन जो होता था, वो एक तरीके से उसका सारा का सारा खींच के फिर नील बनाती थी, और उसके बाद में उस जमीन को कैसे छोड़ देती थी, एज अ बंजर जमीन। ठीक है ना, तो वो बंजर जमीन होने की वजह से क्या होता था, अगली बार उसमें नील की खेती होती नहीं थी। तो वो क्या करते थे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट वाले थे वो बोलते थे कि हाँ भाई इस जमीन पे अब दोबारा खेती नहीं होगा, अब आप दूसरी जगह पे करो। जिसकी वजह से क्या हुआ कि उनकी जो किसानों की जमीन थी वो बंजर होती चली गई, क्योंकि देखो 3/20 खाली कहने के लिए था, बट वो उपजाऊ जमीन का इस्तेमाल करते करते वो एक्चुअली 5/20 या 6/20 हो जाती थी हर बार। और 3-4 बार के बाद में क्या होता था कि उनकी फसलें जो होती थी बिल्कुल मतलब जो जमीन होती थी वो खराब हो जाती थी, जिसकी वजह से उनकी फसलें जो है बर्बाद हो जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने सबसे पहले क्या करा कि मतलब गांधी के पास गए राजकुमार शुक्ला, उन्होंने बताया कि हाँ जी हमारे पास में ऐसे ऐसी प्रॉब्लम्स है, 3 कठिया की उन्होंने पूरी प्रॉब्लम्स उनको डिस्कस करी। तो गांधी ने बोला कि ठीक है भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम चलते हैं।
फिर राजकुमार शुक्ला के साथ में वो वहीं से मतलब जहाँ मतलब उनकी मुलाकात हुई थी समथिंग वाराणसी के अराउंड में, इसको एक बार कंफर्म भी कर लेना। तो वाराणसी के बाद में उन्होंने क्या करा, ट्रेन पकड़ी, सीधा अपने जो भी उनके समर्थक थे कुछ थोड़े बहुत, उनके साथ में वो लेके आते हैं राजकुमार शुक्ला के साथ में उनकी जगह पे, जहाँ पे जो जगह होती है उसका नाम होता है चंपारण, बिहार के अंदर एक जगह है। तो वहां पे वो लेके आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में क्या होता है कि चंपारण के अंदर वो जाके मतलब कि उनके सपोर्ट में बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ में बात करने के बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि हाँ भाई ये जो चीज है इस जगह से वो वापस लेनी पड़ेगी। तो उसके बाद में उस चीज का एक बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ता है लोगों के ऊपर कि हाँ भाई किस तरीके से गांधी नाम का एक व्यक्ति है जिसने मतलब कि यहाँ पे एक ऐसा मतलब कि डील करवाई है कि मतलब कि हाँ भाई लोगों को जो प्रॉब्लम हो रही थी वो उसको सॉर्ट आउट कर दिया। तो इसके बाद में क्या होता है कि मतलब इसके बाद में खेड़ा और अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, ठीक है ना। तो ये होती है लगातार 1917 के बाद 1918 में, उसके अंदर 1919 में, ठीक है ना। तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक जो 1918 में होती है उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि जो मिल के कर्मचारी होते हैं उनको मेहनताना उसके अकॉर्डिंग नहीं दिया जा रहा होता है जिसके अकॉर्डिंगली उनको बात की गई होती है। मतलब लोग मेहनत तो खूब करते हैं मगर उनको उस मेहनत के हिसाब से उनको उनका मेहनताना नहीं मिलता होता है। तो वहां पे सबसे पहले जो है ना मतलब कि एक क्वेश्चन इसके ऊपर और बनता है कि गांधी ने इंडिया में सबसे पहले हंगर स्ट्राइक का मतलब होता है आपका इन द सेंस भूख हड़ताल, वो कब करी थी, तो आपकी इसी वक्त में करी थी। जिसके बाद में क्या हुआ था, लोगों ने उनको काफी ज्यादा सपोर्ट भी किया था और उसके बाद में गवर्नमेंट को उनकी बात माननी पड़ी थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये वाली बातें चलते जाती हैं। गांधी का भी समय अच्छा आ चुका होता है, गांधी जो है एज अ रिप्रेजेंटेटिव काम करना शुरू कर चुके होते हैं और गांधी के बहुत सारे सपोर्टर्स बन चुके होते हैं। मतलब पूरे भारत भर में ये बात फैल चुकी होती है कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर इंसान है जो कि जिसका नाम है गांधी और वो हमारे सपोर्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहा है, ठीक है ना। 1922 के आसपास तक आते आते जो होता है हमारे पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, वैसे 1920 में स्टार्ट हो जाता है सिविल डिसोबीडियंस वाली फॉर्म में, मगर उसको नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। देखो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वैसे हमारे पास में आगे की कहानी है, बट क्या होता है इसका भी कई सारे पहलू हैं। सबसे पहले इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। तो नॉन कॉपरेशन में क्या हुआ था कि सबसे पहली बार ऐसा हुआ था कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी इसके खिलाफ में कोई बात आई थी। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ इन्होंने क्या करा था, मतलब स्ट्रगल करना शुरू किया था। तो जिसके अंदर मतलब क्या हुआ था कि इन्होंने नॉन कॉपरेशन में मतलब ये करा था कि हाँ भाई हम लोग है ना ना तो ब्रिटिश के द्वारा बनाया हुआ कोई सामान खरीदेंगे ना फिर उनके द्वारा बनाई हुई कोई भी चीज को पहनेंगे, मतलब या कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को किसी भी तरीके से फायदा होगा, ठीक है। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का इस्तेमाल किया गया था इनके द्वारा। हालांकि वो मतलब कि उतना ज्यादा काम नहीं कर रहा था, बट ये चीज चलती रही थी आगे के लिए, ओके। फिर देन उसके बाद में मतलब क्या हुआ था, उसके बाद में हमारे पास में इन द सेंस इसके अंदर एक चीज हो गई थी। जैसे 1922 के अंदर की मैं बात बताना चाहूंगा आपको, तो चौरी चौरा नाम का एक मतलब कि बहुत ही खतरनाक घटना हुई थी जिसके अंदर आक्रोशित जो भीड़ भाड़ थी, ठीक है ना। तो आक्रोशित भीड़ ने समथिंग 22 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया था इन द पुलिस स्टेशन बाय कैप्चरिंग देम इनटू द जेल, ठीक है ना। जेल में उन्होंने बंद कर दिया था सारे पुलिस वालों को लोगों ने, और देन उसके बाद में उनको मारा पीटा और देन उसके बाद में उनको जिंदा ही जला दिया। बट एक्चुअली देखो थे वो ब्रिटिश के पुलिस वाले कहने के लिए, बट वो जो सोल्जर्स जितने भी जलाए गए थे ऑफ द पुलिसमैन मतलब कि जो भी थे हमारे पास में, तो वो कौन थे, वो देखो सारे इंडियंस ही थे। अब देखो भाइयों में भाइयों को लड़ता देख गांधी ने बोला कि भाई मतलब कि आई डिड नॉट सपोर्ट हिम, ठीक है ना। तो मतलब उसने सपोर्ट अपना वापस ले लिया जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उन्होंने बंद कर दिया था, ठीक है। होप सो कि आपको यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसके बाद में देखो बातें और भी सारी चलती हैं, मगर इससे पहले एक और भी बात बता देते हैं। अगर हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं तो 1919 के आसपास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। सबसे पहले स्टार्टिंग जो थी वो मार्च के आसपास की बताता हूँ। तो 1919 में मार्च के आसपास में एक एक्ट आया था जिसका नाम था राउलेट एक्ट, ठीक है ना। राउलेट कौन था उस वक्त का, तो मतलब राउलेट एज अ मतलब उस वक्त के समय में एक वकील मतलब एज अ बैरिस्टर वाली फॉर्म में था। इसने एक एक्ट पास किया था जिसके मतलब कि जिसके फलस्वरूप क्या होना था, ना वकील ना दलील ना वकील के बेसिस पे किसी भी एक पर्टिकुलर रिवॉल्यूशनरी को, कोई भी एक क्रांतिकारी हो, उसको पकड़ के जेल में डाला जा सकता था और उसके बाद में उनको मतलब अपने मन मुताबिक सजा भी दी जा सकती थी। तो उसको खत्म करने के लिए इंडियंस जो थे उन्होंने मतलब कि प्रोटेस्ट करा। कहाँ पे, तो जलियांवाला बाग में। जलियांवाला बाग में वो बैसाखी मनाने के लिए एक तरीके से मतलब जमा हुए थे।
मगर क्या हुआ कि जनरल डायर ने इसको समझा कि ये रॉलेट एक्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि देखो रॉलेट एक्ट में बोला गया था कि मतलब कि हाँ भाई आप कहीं पे भी 4 इंडियंस हो गए, जैसे मतलब एटलीस्ट 4-5 इंडियंस एक जगह पे बैठ के बात नहीं कर सकते, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बात कर सकते, या फिर कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, या फिर अगर शक की बिना भी है तो शक की बिना पे भी मतलब उनको अरेस्ट किया जा सकता है, किसी भी समय उनके घर में घुसा जा सकता है विदाउट एनी प्रायर नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि मतलब कि लोगों में बहुत आक्रोश था, जिसकी मतलब कि काफी ज्यादा अवहेलना की जा रही थी लोगों के द्वारा। तो उसी में क्या होता है कि एक सत्यपाल मलिक और एक हमारे पास में एक और मुस्लिम लीडर थे, उनको मतलब कि पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। तो जिसका विरोध करने के लिए बेसिकली क्या होता है, बैसाखी का पर्व भी मनाना होता है। देखो एक्चुअली में बैसाखी का पर्व भी मना रहे थे, मगर विरोध प्रदर्शन भी साथ में कर रहे थे। तो जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठे हो जाते हैं, समथिंग 6-7 हजार के आसपास, मतलब देखो बोला जाता है 20 हजार के आसपास, बट एक्चुअली में जो डाटा ऑफ द गवर्नमेंटल एजेंसीज होंगी, क्योंकि देखो हम लोग जो भी मतलब एग्जाम्स देने जाएंगे तो उसके अंदर हम लोग मेनली डाटा फोकस करेंगे किसके ऊपर, जो गवर्नमेंटल एजेंसीज के द्वारा है। तो 6 से 7 हजार लोग मतलब वहां पे इकट्ठे हुए थे, और उन्होंने बैसाखी का पर्व मनाने की आड़ में वो लोग क्या कर रहे थे, एक तरीके से एक गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। तो वहां पे क्या होता है, एंट्री होती है एक धमाकेदार विलन की, जिसका नाम था जनरल डायर। उसने क्या करता है, वो आता है और मेन जो एग्जिट गेट होता है, देखो एक्चुअली में है ना, एंट्रेंस और एग्जिट गेट एक ही होता है उसका, जलियांवाला बाग का। तो उसके एग्जिट गेट पे आके, या एंट्री गेट बोल लो जो भी बोल लो, तो उस पे आके बोलता है कि हाँ जी आपको 3 तक गिनती गिनी जाती है, और इसके अंदर आप निकल सकते हो तो निकल जाओ, नहीं तो आपको गोलियों से भून दिया जाएगा। देखो पहली बात तो उतनी बड़ी पॉपुलेशन एक साथ निकल नहीं सकती, दूसरी बात है वो आक्रोशित वाली पब्लिक थी। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने मतलब उसकी बात को नजरअंदाज कर दिया। जनरल डायर इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गया, जिसकी वजह से उन्होंने क्या करा कि हाँ भैया सारी की सारी गोलियां जो थी, जितनी भी उनके पास में थी, सारी की सारी गोलियां दाग दी इंडियंस पे, और जितने भी लोग थे वो सारे के सारे वहां पे मारे जाते हैं। बाद में गवर्नमेंट जो होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो इसको एक ब्लैक डे के तौर पे मानती है, और बोलती है कि जो भी हुआ ये गलत हुआ। उसके बाद इनको वापस ले मतलब इसको वापस से बुला लिया जाता है, जो जनरल डायर नाम का एक व्यक्ति होता है, इसको बुला लिया जाता है वापस, ठीक है ना। इसके बाद में बुलाने के बाद में क्या किया जाता है, इसके ऊपर वहाँ पे छोटे मोटे केस चलते हैं झूठ की, वो तो आप जानते हो कि इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होती हैं, जिसकी कोई वैसे भी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है ना। तो उसके बाद में मतलब कि देन उसके बाद में उसको रिहा कर दिया जाता है, फिर वो अपना वहीं पे चैन से रहता है ब्रिटेन में, कोई प्रॉब्लम उसको होती नहीं है, ठीक है ना। तो 19 मतलब ये वाली चीज हमारे पास में होती है। होप्स आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आई होगी, थोड़ी बहुत अच्छी लगी होगी। इन केस अगर अच्छी लगी हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर, और उसके बाद में अगर इन केस अगर आपको और वीडियोस देखनी है तो आप मतलब इसके लिए आगे भी बता सकते हैं। करना है आप कुछ